हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड कॉन्सेप्ट। मैं हूं आपके साथ नवनीत कुमार और लेके आया हूं आपके लिए सिलेबस वीडियो जो कि है उन बच्चों के लिए जो एनसीईटी बीएड 2024 की एग्जामिनेशंस देने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एनसीईटी बीएड का जो सिलेबस है, इससे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसकी स्कीम्स क्या है, मार्किंग स्कीम्स क्या है बच्चों। तो सबसे पहले आपको 25 क्वेश्चंस आएंगी जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स कैरी करेंगे, मतलब 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग -1 रहेगी बच्चों। तो जैसे कि आप एक गलती करोगे तो आपको 1 नंबर डिडक्ट कर ली जाएंगी। तो आज मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जो इकोनॉमिक्स या फिर इसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो बच्चे एज अ डोमेन ले रहे हैं इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो बच्चों, आज मैं वही सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना बच्चों और मेरे साथ बने रहना अभी से लेके अंत तक, ताकि आप लोग समझ सको कि इकोनॉमिक्स में है क्या क्या चीज़ है इकोनॉमिक्स। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप बीएड कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ चुके हो। तो मूविंग ऑन बच्चों, आज हम देखते हैं कि क्या सिलेबस है ये इसका। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है हमारा वो डिवाइडेड है किसमें बच्चों, माइक्रो मैक्रो में। माइक्रो में डिवाइडेड है, मैक्रो में डिवाइडेड है और इंडियन में डिवाइडेड है। तो क्वेश्चंस भी इन्हीं तीनों से रहेंगी। स्टैट्स नहीं रहेगा बच्चों। जो बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि स्टैटिस्टिक्स भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले, तो क्या स्टैटिस्टिक्स भी रहेगा? तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, घबराने की बात नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको सूक्ष्म शास्त्र क्या है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये तीनों जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये हमें एक बार फिर से विस्तार रूप से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो फिर यही है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। फिर जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक और पार्ट आ जाता है, जो कि सेकंड क्या है हमारा, यूनिट सेकंड जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। मतलब कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर है, क्या उपभोक्ता की बिहेवियर है, क्या दृष्टिकोण है उनका, और उनकी क्या मांग है, मतलब उनकी डिमांड क्या है। तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। तो आपको याद है, आप लोगों ने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो यूटिलिटी के बारे में भी हमें पढ़ना है। और यहाँ पे दोनों अप्रोचेस हमें पढ़ने हैं बच्चों, जो कि 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस है। तो यही हिंदी वालों के लिए हो गया उपभोक्ता का संतुलन, फिर उपयोगिता दृष्टिकोण के माध्यम से संतुलन का अर्थ और प्राप्ति, 1 और 2 वस्तु मामले, मतलब कि 1 और 2 कमोडिटीज केस दोनों यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको दोनों पढ़ना है। फिर डिमांड में आते हैं हम लोग। तो डिमांड में क्या पढ़ना है, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यही डिमांड शेड्यूल। मतलब डिमांड में जितनी सारी भी चीजें हैं वो सब आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। और जैसा कि आप लोग अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत बच्चे घबरा भी गए कि अरे बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और आपको डिमांड में लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बट हाँ, डिमांड बहुत एक इजी चैप्टर है, तो आपके वो बहुत इजीली कवर भी हो जाएगी। फिर है मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ना, शिफ्ट्स है डिमांड कर्व में, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है, मतलब वही बाजार की मांग क्या है, मांग के निर्धारक, मांग अनुसूची, मांग वक्र में गति और बदलाव, मांग की कीमत, लोच, यही भी पढ़ने हैं आपको। फिर मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो देखते हैं कि जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स अब कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे माइक्रो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड पढ़ना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बोल रहा हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ना है। तो वही है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ने हैं वही नेशनल इनकम आ जाता है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ भी जो भी एग्रीगेट्स है, जैसे एनडीपी एंड एनपीएफसी, सारे चीज़ें उनसे रिलेटेड हमें पढ़ने हैं कि राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, बुनियादी अवधारणाएं और माप, ये सब हमें पढ़ने हैं। फिर मैक्रो, थोड़ा बहुत बेसिक्स भी जान लेना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है क्या। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये भी है। फिर सेकंड है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। जैसा कि मैंने बताया कि सारे एग्रीगेट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मतलब आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये सब भी
पढ़ने हैं। फिर इस नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, तो मेजरमेंट में है कि आपको दोनों मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम में, आपको बिल्कुल सटीक रूप से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, सब हम लोग पढ़ाएंगे और सब लेके चलेंगे साथ में, जिससे आपका सारा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 4 में है क्या, यूनिट 4 में हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब आय और रोजगार का निर्धारण। तो इसमें पढ़ना है सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे आपको एग्रीगेट डिमांड पढ़नी पड़ेगी। माइक्रो में हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था डिमांड के बारे में, तो मैक्रो है मतलब एक बड़ा लेवल पे पढ़ना है हमें, तो उस चीज़ को क्या पढ़ेंगे हम, एग्रीगेट डिमांड, फिर एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। फिर इसमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के पढ़ना है फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, फिर मीनिंग ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रोजगार कितनी तरह के होती हैं वो सब भी पढ़ना है, रोजगार क्या होता है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग सी टॉपिक्स है तो बस पूरा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है। जैसे आपको पूरा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी तो एंट्रेंस में भी आप एस कर पाओगे। नेक्स्ट फिर मूव ऑन करते हैं, तो यही है कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हमें मॉडल्स भी पढ़ने हैं डिफरेंट, जैसे हम लोगों ने एडीएस वाला जो चैप्टर कवर किया होगा हमारे पिछले क्लासेस में, तो वो सब भी दोबारा से रिपीट होगा। इनकम एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल, ये सब भी पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी पढ़ना है, मतलब निवेश गुणक की अवधारणा और इसकी कार्य प्रणाली, ये भी देखना है। फिर जो भी प्रॉब्लम्स है एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड का, वो भी एक बार देख लेना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एक्सेस डिमांड क्यों हो रहा है, डिफिशिएंट डिमांड क्यों हो रहा है, तो वो भी हमें देखना है। फिर मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, मतलब क्या क्या मेजर है जिससे हम एक्सेस डिमांड को कर्व कर सकते हैं, कैसे अपने डिमांड को एक स्टेबलाइज कर सकते हैं, अधिक एवं न्यून मांग को ठीक करने के उपाय पढ़ने हैं। मतलब यही सब जो भी गवर्नमेंट और जो भी क्रेडिट के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिमांड को, वो भी इसमें कवर कर लेना है। फिर मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं हम लोग मनी एंड बैंकिंग पे। तो ये भी एक पार्ट है, यूनिट 5 जो पार्ट है मनी एंड बैंकिंग, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है बच्चों। तो मनी, ये इसके बारे में पढ़ लेना है, मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस। फिर सेंट्रल बैंक, मीनिंग एंड फंक्शन, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं और फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक बोले तो आरबीआई, तो आरबीआई का क्या फंक्शन है, आरबीआई कैसे फंक्शन करता है, आरबीआई का मतलब क्या है, कैसे कंट्रोल करता है क्रेडिट को। फिर कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वाणिज्यिक बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे, मीनिंग उनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमें और डिफरेंट जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स, वो भी हमें एक बार देख लेना है। मूविंग ऑन, यूनिट 6 में हमारा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में हमें देख लेना है कि मीनिंग क्या होता है बजट का एंड इट्स कंपोनेंट्स। बच्चों कमेंट सेक्शन में एक चीज़ आप लोग बताओ कि बजट किस दिन हमारे भारत में पेश की जाती है, डेट ऑफ प्रेजेंटिंग बजट, मतलब हमारे यहाँ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं वो हमारे बजट को कब पेश करती हैं, कौन से तारीख को, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताओ। फिर गवर्नमेंट बजट जो है उसका मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट का, वो भी देखना है कि गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आखिर क्यों पेश किया जाता है गवर्नमेंट बजट। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रेवेन्यू एंड कैपिटल, मतलब जितने तरह का प्राप्तियों का वर्गीकरण भी हमें पढ़ना है, मतलब कि जितने तरीके जो भी कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट के वो भी एक बार विस्तार से देख लेना है। तो ये हो गया। उसके बाद बच्चे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है बजट का एक और ही ये छूटा हुआ थोड़ा पार्ट है जिसमें है कि बैलेंस बजट पढ़ना है, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट, और इनके मतलब क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब संतुलित बजट के बारे में पढ़ना है, अधिशेष बजट और घाटे का बजट, मतलब इन लोग का अर्थ क्या है, निहितार्थ क्या है, ये सब भी पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स के बारे में पढ़ना है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। जैसे राजस्व घाटा क्या हो गया, राजकोषीय घाटा क्या हो गया और प्राथमिक घाटा। बच्चे क्लासेस बाइलिंगुअल चलेंगी तो आप लोग ये मत समझना कि अगर सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ड्यूटी कॉन्सेप्ट, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है। तो यूनिट 7 जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसमें हमें सबसे पहले स्टार्ट में आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि क्या फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, दो तरीके के होते हैं, जो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है वो दोनों पढ़ने हैं आपको। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट के,
और कैसे उसको हम सुधार सकते हैं मांग और सप्लाई के ये से। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स में हमें ये भी जानना है कि मतलब क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कैसे सरकार उसको ठीक कर सकती है, संतुलन कैसे बना सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो कि आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने 12th में ये पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हमें जान लेना है सारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, मतलब जो जो डेवलपमेंट हुआ था हमारे अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर 90 के बीच में, मतलब जो भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस हैं और जितने तरह के रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 तक, वो सब ब्रीफ में हमें पढ़ना है। मतलब विकास अनुभव क्या था हमारा 1947 से 90 तक, और 1991 से आर्थिक स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का संक्षिप्त परिचय, मतलब क्या क्या रिफॉर्म्स लाई गई थी भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 1991 से तक, वो सब भी हमें पढ़ लेनी है। फिर देखना है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान्स थे उनको भी अच्छे से जान लेना है कि 5 ईयर प्लान्स क्या थे, कौन से मॉडल पे बेस्ड थे, ये सब भी बिल्कुल पूछी जा सकती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड थी, आप लोग कमेंट्स में बताओ। तो सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड थी, चलो मैं ही बता देता हूँ, वो थी महलनो बिस पे बेस्ड थी वो। फिर पढ़ना है एग्रीकल्चर के बारे में कि प्रॉब्लम्स क्या है हमारे भारत में एग्रीकल्चर्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफॉर्म्स जो लाई गई थी। फिर एसएसआई के बारे में भी पढ़ लेना है। तो यही है कि हमें सारा इंडियन इकोनॉमी में सारा तो नहीं पढ़ना है, बल्कि सटीक सटीक चीज़ों लेके चलनी है। तो हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करो। फिर मूविंग ऑन देखते हैं हम लोग। तो करंट जो भी हमारा करंट इश्यूज हैं, ये भी इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है बच्चों, यूनिट 9, जिसमें हमें पढ़ना है कि करंट चैलेंजेस क्या क्या है जो इंडियन इकोनॉमी में हम फेस करते हैं। तो सबसे पहला है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी जाहिर सी बात है, गरीबी तो फेस करते ही हम लोग, तो ये इसके बारे में भी पढ़ लेना है। फिर पॉवर्टी में भी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, अ क्रिटिकल असेसमेंट और गरीबी का निरपेक्ष, ये सब हमें पढ़ लेना है। मतलब जो भी करंट इश्यूज है बच्चों वो भी हमें पढ़ना है। फिर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स, मतलब ये सब जान लेना है हमें। इसके अंदर वाला इंटीग्रल पार्ट जो भी है वो सब हमें पढ़ लेना है। जैसे पॉवर्टी हो गया, HCF हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, मतलब मानव पूंजी निर्माण। फिर रूरल डेवलपमेंट हो गया कि क्या इश्यूज हैं रूरल डेवलपमेंट के, मतलब हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे कर सकते हैं, तो ये सब भी जानना है। जैसे आपसे सजेशंस भी पूछी जा सकती हैं कि कैसे आप क्रेडिट के थ्रू आप ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव ला सकते हैं, तो यही है। रूरल डेवलपमेंट भी पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग टॉपिक है, बिल्कुल भी बोरिंग टॉपिक्स नहीं है, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है आपको ये सब पढ़ते, क्योंकि आप जानेंगे कि हमारा भारत कैसा था और क्या चल रहा है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है बच्चों। फिर जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है लास्ट यूनिट तो नहीं है बच्चों, इसी में कंटिन्यूड है। ये करंट जो भी चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट भी एक, ये रोज़गार भी एक चैलेंज ही है हमारे लिए। तो रोज़गार कितने तरह के होते हैं, ग्रोथ एंड चेंजेस क्या क्या है, कितना पार्टिसिपेशन है लोगों का एम्प्लॉयमेंट में, वो भी पढ़ लेना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, टाइप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ भी पूछी जा सकती हैं आपको हेल्थ और पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये सब है। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने हैं आपको, मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको ये भी पूरी अच्छे से जाननी होगी कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी को अटेन कर सकते हैं अपने इंडियन इकोनॉमी में। और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़नी है। मतलब जो भी करंट चैलेंजेस हमारे इंडियन इकोनॉमी में फेस की जाती हैं वो बहुत अच्छे से जानना है। तो ये सब सम अप होके ही आपको पढ़ना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे। और आप लोग मेरे से जुड़े रहना और बिल्कुल नोट्स बना के चलना, क्योंकि नोट्स आपका खुद का लिखा हुआ ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है एग्ज़ाम के एंड मौके पे। तो ये नहीं है कि बस रिलाई कर जाना है कि जो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड होंगी बस उसी को एकदम लास्ट मौके पे पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं। आप अपना नोट्स बनाते चलना। ये पहले सिलेबस एक बार आप लोग लिख लो कहीं पे, ताकि आप लोग को एक अच्छे से संक्षेप में नॉलेज मिल सके। तो फिर लास्ट में जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया है, मतलब हम लोग जानेंगे कि हमारा कंपैरिजन बेसिकली इसमें पढ़ना है बच्चों कि हमारा जो इंडिया है उसको कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान से,
क्या इश्यूज हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कितने कितने हैं, पॉपुलेशन क्या है, तीनों कंट्रीज़ का जो भी कंपैरिजन है वो तीनों कंट्रीज़ का हमें पढ़ लेना है। तो यही है कि पड़ोसियों के साथ तुलना, भारत और पाकिस्तान का, भारत और चीन का जो भी विकास हुआ है, जैसे पूछ सकता है कि बताइए कि पॉपुलेशन में कौन तीनों में से आ गया है, फिर आप लोग ये तो इजीली बता सकते हो कि अब शायद मेरे ख्याल से भारत ही हो गया है। फिर आप लोग ये पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी रेट क्या है तीनों कंट्रीज़ का, तो ये डेटा पूछ दिया जा सकता है। तो इसमें बेसिकली डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे, एकदम करेंट डेटाज जो भी इंपॉर्टेंट है तो वो आपको याद। खैर ये सब का तो PDF आपको प्रोवाइड बिल्कुल किया जाएगा, आप लोग जुड़े रहो हमारे साथ। और बस इसी के साथ ये एंड था हमारे इस पूरे सिलेबस का, और आई होप आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे और कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, और आप लोग लाइव क्लासेस को बिल्कुल परचेज़ करो और हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू बच्चों।